हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो भाई लोग, आज आप लोगों के लिए लेकर आ गए चैप्टर नंबर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। हम लोगों ने 1 और 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लिए थे। तो हमारी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज है, उसमें आज हम आप लोगों के लिए लेकर आ गए चैप्टर 3, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आप लोगों की हैवी डिमांड पर हम सारे चैप्टरों को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आप लोगों की माइंड मैप सीरीज भी चल रही है, जहां पे आप कॉन्सेप्ट को अपना पावरफुल कर सकते हो, और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज भी हमने आपके लिए शुरू कर दी है, जहां पे आपको पता लग जाए कि सीबीएसई किस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछेगा। तो भैया, ये आज के लेक्चर में अपन 15 क्वेश्चन करेंगे। सब लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है कि हर क्वेश्चन को वीडियो को पॉज करके खुद अटेम्प्ट करना, कॉपी और पेन लेके बैठो, खुद क्वेश्चनों को बनाओ, तो मजा आएगा कि यार अपने से सीबीएसई जो पूछता है वो सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, मतलब अपना कॉन्सेप्ट पूरी तरह प्रिपेयर्ड है। जिन बच्चों ने अभी तैयारी शुरू नहीं करी और वो पहली बार पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सवालों को देख रहे हैं, उनको मैं कहूंगा कि यार वॉरियर सीरीज का 1 शॉट लेक्चर आपके लिए बहुत ज्यादा फ्रूटफुल होगा। पर इस सीरीज में भी आपको क्वेश्चनों की काफी वैरायटी मिलेगी। तो 15 क्वेश्चन के थ्रू आपका कॉन्सेप्ट बिल्डिंग हो जाएगा 1 घंटे में। देखो यार, सबसे पहले क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। इस क्वेश्चन को आपको लिखा है कि भैया सॉल्व करो फॉर एक्स और वाई। हमेशा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में क्या होगा, दो आपको इक्वेशन दी होगी, दो वेरिएबल के साथ आपको एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। अब भैया, ये इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, पर अपन किस तरीके से करेंगे? अपन करेंगे एलिमिनेशन मेथड से, है ना। आपकी 2 मेथड होती है, एक होती है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, एक होती है मेथड ऑफ एलिमिनेशन। मैं इस क्वेश्चन को करूंगा एलिमिनेशन मेथड के साथ। आप लोगों ने पढ़ रखी है ये मेथड बहुत अच्छे से, है ना। अगला क्वेश्चन में सब्स्टिट्यूशन से करा के आपको बता दूंगा। इस चैप्टर में क्या डिलीट हुआ है? तो भैया, जो इक्वेशन रिड्यूस हो जाती थी, है ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में, उसके जो सिंपल प्रॉब्लम है वो आपकी सिलेबस में नहीं है। क्लियर है? पर अपन कोशिश करेंगे कि सारे जितनी भी वैरायटी के पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के सवाल है, वर्ड प्रॉब्लम भी सारी कवर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इस तरह की वर्ड प्रॉब्लम आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन में भी देखने को मिलती है। तो अपन वो वाले वर्ड प्रॉब्लम भी देखेंगे आज के लेक्चर में। काफी फ्रूटफुल होने वाला है, पर आप लोगों को सवाल खुद से करना पड़ेगा भाई। ठीक है, वीडियो को पॉज करो, ये वाला क्वेश्चन खुद से अटेम्प्ट करो, फिर मैच करो कि आपका आंसर वही आ रहा है जो मेरा आया। देख, सबसे पहला क्वेश्चन, ए एक्स अपॉन बी, 2 इक्वेशन दिए, 2 वेरिएबल के साथ। इक्वेशन लिख लेते हैं। ये पहली इक्वेशन है ए एक्स, ठीक है, ए एक्स अपॉन बी माइनस बी वाई अपॉन ए बराबर ए प्लस बी। ठीक, और ये दूसरी इक्वेशन है ए एक्स माइनस बी वाई बराबर 2ab। अब मेरे भाई, तुमको किसी भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, मान ले तेरा मन है एक्स को एलिमिनेट करने का, तो एक्स का कोफिशिएंट दोनों इक्वेशन का सेम बना। क्या बोला मैंने? एक्स और वाई में से तू किसी को भी एलिमिनेट कर सकता है। मान ले तेरा मन है कि मेरे को एलिमिनेट किसको करना है? एक्स को। तूने डिसाइड कर लिया कि भैया आई नीड टू एलिमिनेट एक्स। तो तेरा जो टारगेट है वो क्या है? एलिमिनेट एक्स। अब x को एलिमिनेट करने के लिए x के कोफिशिएंट को सेम बनाना पड़ता है। भाई, एलिमिनेट करना है x को, मतलब x को गायब करना है, तो x का जो कोफिशिएंट है वो सेम हो। यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है? a अपॉन b। यहां पे x का कोफिशिएंट क्या है? a। क्या ये a अपॉन b a में कन्वर्ट हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है गुरुजी। कैसे होगा ये सोचना पड़ेगा कि a बनाना है a बाई b से, तो यहां पे कभी इस इक्वेशन में b से मल्टीप्लाई कर दूं तो ये ax बन जाएगा, b से b कट जाएगा। तो हमने क्या करा? मल्टीप्लाई इक्वेशन 1 बाय ये वाला b बाय b। मल्टीप्लाई कर दो इक्वेशन 1 को बाय b, तो LHS में भी मल्टीप्लाई करोगे, RHS में भी b से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि इक्वेशन को आप नहीं बदल सकते। तो ax अपॉन b का जब b में मल्टीप्लीकेशन होगा तो बचेगा क्या मेरे भाई? ax बचेगा। फिर इस b का अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या बचेगा? माइनस बी स्क्वायर वाई अपॉन ए। बहुत सही गुरुजी। फिर यह उधर आगे मल्टीप्लाई होगा b का, तो क्या आ जाएगा? ab प्लस ये क्या हो जाएगा गुरुजी? बी स्क्वायर।
आप तो बस बताते चलो, हम लिखते चलते हैं। ये इक्वेशन 2 है। इक्वेशन 2 को तो भैया छेड़ा ही नहीं, वैसा का वैसा उतार लो। ax माइनस बी वाई अपॉन में 2ab। सॉल्व करने का तरीका, जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है उसके कोफिशिएंट को सेम बना दे। यहाँ पे भी x का कोफिशिएंट a हो गया, दूसरे में भी x का कोफिशिएंट a हो गया। अब क्या करेगा, अब सब्ट्रैक्ट कर दे दोनों इक्वेशन को। ये तेरी इक्वेशन नंबर 3 है, ये तेरी इक्वेशन नंबर 2 है। तीसरी में से दूसरी को घटा दे। तीसरी में से क्या करेगा भाई, दूसरी को घटा दे। तो तीसरी में से दूसरी को घटाएगा तो ax माइनस ax खत्म, 0 हो गया। ये क्या बचा देखते जाना, ये क्या बचा भैया, ये प्लस का हो जाएगा तो ये हो जाएगा माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए वाई प्लस बी वाई। ओके, बराबर ये क्या हो गया ऊपर वाला, तो ऐसा कैसा आएगा, ए बी प्लस बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का 2ab। अब मेरे भाई इधर देख, सॉल्व करें कभी तो यहां पे इसके आगे कर रहा हूं तो इधर क्या बचा, LHS में कभी मैं y को कॉमन निकालता हूं तो ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस का अपॉन में a, ओके, और फिर प्लस का b, क्योंकि y कॉमन निकाल लिया तुमने, बराबर ये क्या बचा, ab में से माइनस 2ab जाएंगे तो ये बचेगा बी स्क्वायर माइनस ab। अब मेरे भाई देखना, यहां पे कभी एलसीएम ले लूं तो ये बचा माइनस का बी स्क्वायर प्लस ab, और ये आ गया तुम्हारा y, ये आ गया बी स्क्वायर माइनस ab। तुम्हें एक चीज दिख रही है सर, ये दिख रहा है ए बी माइनस बी स्क्वायर, ये दिख रहा है बी स्क्वायर माइनस ए बी। ये इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएंगे तो y बराबर ये a उधर चल गया मल्टीप्लाई में, और ये नीचे आ जाएगा ए बी माइनस बी स्क्वायर, ए बी माइनस बी स्क्वायर। ये देख a इधर गया और ये पूरा ऐसा का ऐसा ए बी माइनस बी स्क्वायर, और ये बी स्क्वायर माइनस ए बी। सिंपल मैथमेटिक्स। अब ये ए बी माइनस बी स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर माइनस ए बी, माइनस कॉमन निकाल ले, ये हो गया माइनस का a, ये क्या बन गया मेरे भाई, ए बी माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि साइन उल्टे हो जाएंगे, जब माइनस को कॉमन लेगा तो ए बी पॉजिटिव हो जाएगा और बी स्क्वायर का साइन नेगेटिव हो जाएगा, क्योंकि -1 मैंने कॉमन ले लिया। और इधर भी है ए बी माइनस बी स्क्वायर। मेरे भाई ये देख, इससे ये कट गया, तेरा y का वैल्यू आ गया माइनस का a। जब तेरा y माइनस a आ गया, एक वेरिएबल निकल के आया ना, तो बस अब कुछ नहीं करना, इसमें पुट कर दे y का वैल्यू माइनस a, तेरा x का वैल्यू निकल कर आ जाएगा। ओरली निकाल सकता है, मैं तेरे को यहां पे करके बता देता हूं कि भैया तेरा y का वैल्यू कितना निकला, यहीं पे कर देते हैं, है ना, एक बॉक्स बना के। तेरा y का वैल्यू माइनस a निकला, तेरी ये इक्वेशन थी ax माइनस बी वाई बराबर 2ab। किसी भी इक्वेशन में पुट कर सकता है, मैंने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, तो यहां पुट करेगा तो ये आएगा ax, और माइनस ए वाई की जगह पुट करेगा तो माइनस ए माइनस बी प्लस ए बी हो जाएगा, और ये बराबर 2ab हो जाएगा। ये उधर पहुंचाएगा तो ax बराबर ab हो जाएगा। सर a बराबर मतलब x बराबर, ये a मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड, तो x बराबर b हो जाएगा। कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट किसी भी तरह का होना नहीं चाहिए। इस तरीके से x की वैल्यू b आ गई और y की वैल्यू माइनस a आ गई। यार मैं एक चीज तुम्हें बताना चाहता हूं कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के क्वेश्चन गलत हो ही नहीं सकते। कभी तेरे पास 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल दिए तो जो भी तेरा सॉल्यूशन निकले, ये सॉल्व हो गई, x की वैल्यू और y की वैल्यू, ये इसके सॉल्यूशन है, इसको पुट कर किसी भी इक्वेशन में सेटिस्फाई करेंगे। देख x की वैल्यू b रख और y की वैल्यू माइनस a रख, इसको सेटिस्फाई कर रहा है। रख के देखा, b से b कटा, a बचा, इधर माइनस a रखा, a प्लस बी बन रहा है, a प्लस बी RHS में लिखा है। बिल्कुल सही सॉल्यूशन निकले गुरुजी। एलिमिनेशन मेथड समझ में आ गई कि जिस भी वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, मैंने माना मुझे x को एलिमिनेट करना है तो x के कोफिशिएंट को सेम बनाने का। यहां पे x का कोफिशिएंट है a अपॉन b, ये कोफिशिएंट मतलब जो उसके आगे लिखा होता है, और यहां पे a, तो मुझे दोनों तरफ a चाहिए। मान ले मेरे को दोनों तरफ a चाहिए, तो ये a कब बनेगा, जब पहली वाली इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर दे। या तू ऐसे भी कर सकता था, कभी तेरे को सेम बनाना था तो दूसरी वाली इक्वेशन को b से डिवाइड कर देता, तो a बाई बी बन जाता है x का कोफिशिएंट। ये तुझे सोचना पड़ेगा और बहुत आसान है सोचना। आई होप ये बात तेरे को पूरी तरह समझ में आ गई होगी, कोई कंफ्यूजन कोई डाउट नहीं है। और फिर भाई घटा देगा तो x एलिमिनेट हो जाएगा, y की वैल्यू तू सॉल्व कर लेगा। आई होप सबको चमका। तो मुस्कुराते हुए पहला क्वेश्चन सबने निपटाया होगा और सबका सॉल्यूशन यही आया होगा कि गुरुजी x बराबर b और y बराबर माइनस a विल बी द सॉल्यूशन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन।
बड़े आगे। अगला देखते हैं, सीबीएसई 2012 में आया था। ये क्वेश्चन मैं क्लास में भी कराता हूं। जब इतने बड़े बड़े वेरिएबल्स आ जाते हैं तो करने का तरीका क्या होता है, याद करना। एक याद कराया था एक फॉर्मूला कि यार जब भी इस तरह का फॉर्म दिखे कि यार एक है 99x प्लस 101y बराबर 499 और एक है 101x प्लस 99y बराबर क्या है मेरे भाई 501। तो ये मैंने कहा था कि यार कभी किसी भी इक्वेशन में ऐसा हो कि यार पहली इक्वेशन का जो x का कोफिशिएंट है वो दूसरी इक्वेशन का y का कोफिशिएंट है, मतलब यहाँ 99 लिखा है तो यहाँ 99 लिखा है, और पहली वाली इक्वेशन में जो y का कोफिशिएंट है वो दूसरी वाली में x का कोफिशिएंट है। इस तरह का फॉर्मेट कभी तुम्हें मिलता है तो तुमको दिमाग में यही रखना है कि भैया दोनों ये इक्वेशन 1 और 2 को एक बार जोड़ लो और एक बार इक्वेशन 1 और 2 को घटा लो। तो भैया जब इक्वेशन 1 प्लस 2 करूंगा तो ये कितना हो जाएगा 101 और 99, ये बन गया 200x, ये क्या बन गया भैया 200y, और ये क्या बन गया देखना आराम से, है ना। तो ये आ गया 10 10 और ये बन गया 10,000 बन गया। ये आपका 1 प्लस 2 को ऐड करने के बाद, और 1 माइनस 2 कभी मैं कर देता हूं, पहली में से दूसरी को घटा देता हूं, तो ये बन रहा है माइनस का 2x, ये बन रहा है प्लस का 2y, क्योंकि पहली में से दूसरी को घटा रहा हूं तो 99x माइनस 101x माइनस 2x होगा, और 101y माइनस 99y प्लस का 2y होगा, और ये आ गया आपका क्या हुआ भाई, क्या हुआ, ये आ गया माइनस का 2। अब देख भाई ऐसा करने पे ये तेरी इक्वेशन नंबर 3 हो गई और ये तेरी इक्वेशन नंबर 4 हो गई। क्वेश्चन अब आसान हो गया। अपन ने क्या करा कि यार यहाँ पे कभी मैं एलिमिनेशन लगाता तो पहली वाली इक्वेशन को 101 से मल्टीप्लाई करता, दूसरी वाली को 99 से मल्टीप्लाई करता, कभी मेथड ऑफ एलिमिनेशन से इसको सॉल्व करने जाता और लेंदी हो जाता कैलकुलेशन। तो जब भी इस तरह का फॉर्मेट दिखे कि यार ये जो तेरा है, तेरे को जनरल फॉर्म ऐसे याद करा होगा तूने, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0। हमेशा याद रखना जब a1 b2 के बराबर हो और a2 कभी b1 के बराबर है तो तुझे यही फॉर्मेट लगाना है कि दोनों को जोड़ दे और दोनों को घटा दे। ये जो दो इक्वेशन बनी इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। देख ये तीसरी इक्वेशन को मैं लिख सकता हूँ 200 को कभी कॉमन निकाल लूँ तो ये बन रहा है 200x प्लस वाई बराबर 1000 विच इज x प्लस वाई। ये 200 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा तो ये 5 आ जाएगा। तो ये वाली इक्वेशन को सिंप्लीफाई करके x प्लस वाई बराबर 5 लिख दिया। इधर कभी मैं 2 को कॉमन निकाल लूँ -2 को तो ये बनेगा x माइनस वाई बराबर -2, ये बन गया x माइनस वाई बराबर 1। आई होप सबको ये समझ में आया होगा। तो अगली इक्वेशन बन गई x माइनस वाई बराबर 1। अब इसको सॉल्व करना तो बहुत आसान है। इसको कभी तू चाहे तो एलिमिनेशन से भी कर सकता है, डायरेक्ट दोनों को ऐड करेगा तो y एलिमिनेट हो जाएगा, वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करेगा तो x एलिमिनेट हो जाएगा, क्योंकि x का कोफिशिएंट भी 1 है और y का भी 1 और -1 है। तो जोड़ना घटाना तेरे को बस एलिमिनेट करना तो आ गया। पर कभी मैं कहूँ कि इसको मेरे को मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन से करना है तो वो वाली मेथड क्या कहती है कि भैया पहली इक्वेशन में x की वैल्यू निकाल लो y के टर्म्स में। तो x बराबर यहाँ से क्या आया 5 माइनस वाई, क्योंकि अब तेरे को बस ये सिंपल इक्वेशनों को सॉल्व करना है। तो x की वैल्यू जो 5 माइनस वाई आई है वो यहाँ पुट कर दो दूसरी वाली में, तो तेरा फाइनल सॉल्यूशन हो जाएगा। इसको इधर पहुंचाया 5 माइनस 1 ये हो गया 4, और ये -2y उधर जाएगा तो प्लस का 2y, यहाँ से आ गया y बराबर 2। कभी y 2 आ गया तो मेरे भाई x तू यहाँ से निकाल लेगा इसमें पुट करके, x बराबर 5 माइनस 2 विच इज x बराबर 3। कितना आराम से इत्मीनान के साथ क्वेश्चनों को निपटाया। कभी तुमको यार ये इस तरह का फॉर्मेट कभी भी दिखे कि सर यहाँ जो लिखा है वही यहाँ लिखा है, यहाँ जो लिखा है वो यहाँ लिखा है, तो दोनों को जोड़ दे एक नई इक्वेशन बनेगी। उसको कभी तो सिंप्लीफाई करेगा तो एक बहुत सिंपल सी इक्वेशन तेरे को प्राप्त होगी, और दोनों को घटाएगा तो तेरे को एक नई इक्वेशन बनेगी। उसको सिंप्लीफाई करेगा तो एक सिंपल सी इक्वेशन प्राप्त होगी। उसको तेरे को एलिमिनेशन से करना हो, एलिमिनेशन तो डायरेक्ट हो जाता, दोनों इक्वेशन को जोड़ लेता, पर मैंने यहाँ पे मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगाया। वो क्या कहता है कि एक वेरिएबल की वैल्यू मतलब x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लो। ये जो यहाँ पे हमने निकाली x की वैल्यू y के टर्म्स में, और इस x की वैल्यू y के टर्म्स को दूसरी वाली इक्वेशन में पुट कर दो, क्योंकि अब ये तुम्हारी जो है यही तुम्हारी इक्वेशन नंबर 3 है और इक्वेशन नंबर 4 है। तो 3 से जो x की वैल्यू y के टर्म में निकाली उसको 4th में
पुट कर दिया एंड यू विल गेट द फाइनल सॉल्यूशन। आई होप पूरा समझ में आया होगा और आंसर भी यही आया होगा। तुम रख के भी देख सकते हो, मैच भी कर लेना, यही का यही आंसर आएगा। बड़े आगे तो यार ये सारे तुमको दिख रहा है सॉल्यूशन निकल के आ गया कि 2x की वैल्यू 3 है और y की वैल्यू 2 है। तो 3,2 पे ये दोनों लाइन क्या कर रही है, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही है, क्योंकि यूनिक सॉल्यूशन आ रहा है। तुम देख भी सकते हो a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यूनिक सॉल्यूशन आएगा, इंटरसेक्टिंग लाइन है। क्लियर है, सब चीजें रिवाइज होते हुए आ रही है। एनसीईआरटी 2015 ये देखना क्या है इस क्वेश्चन में, ग्राफ वाला नॉलेज। भैया पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का ग्राफ क्या बनता है कि स्ट्रेट लाइन बनता है। तो यार कभी इस लाइन का ग्राफ बनाऊं, इस लाइन का ग्राफ बनाऊं, है ना। पहले इनको ग्राफिकली सॉल्व करना है इन पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को, फिर फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ अ ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस, आल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। तो यार ये बहुत लेंथी क्वेश्चन है। पहले तो तुम्हें क्या बनानी पड़ेगी, एक वाई एक्सिस, फिर तुम्हें क्या बनानी पड़ेगी, एक एक्स एक्सिस। जब ये दोनों चीजें तुम बना लोगे, जब तुम ये दोनों चीजें बना लोगे, ये तुम्हारी है वाई एक्सिस और ये तुम्हारी बन गई एक्स एक्सिस, फिर तुम देखो एक एक करके इक्वेशन को रख के कि यार ये पहली इक्वेशन क्या है मेरे भाई, 3x माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0, और दूसरी क्या है 3x प्लस 4y माइनस 21 बराबर 0। कभी मैं यहाँ पे डब्बा बनाऊं, इस डब्बे का क्या रोल होता है कि यार x और y की वैल्यू को अज्यूम करते चलो और आगे बढ़ते चलो। तो यहाँ पे कभी मैं x को 0 रखता हूँ तो y की वैल्यू क्या निकल कर आ रही है, जब x 0 होगा तो y कितना आएगा मेरे भाई, 3/4 होगा। और कभी मैंने y को 0 रख दिया तो x की वैल्यू कितनी आ रही है, -1 आ रही है। मेरे 2 पॉइंट निकल गए, है ना, कि यार ये कहाँ कहाँ कट कर रहा है। तो देख यहाँ पे देखो एक बात समझ में आ गई, जब x को तूने 0 रखा तो y तेरा 3/4 आया। मतलब यार ये कभी 1 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है। सिंपल में बनाऊँ, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये -1 है, ये -2 है, ये -3 है। तो 0 और 1 के बीच में 3/4 आएगा। मतलब भैया ये जो पॉइंट है ये तेरा हो गया पहला पॉइंट 0,3/4, और ये क्या -1,0, मतलब ये पॉइंट बन गया इधर, क्योंकि x -1 और y 0 मतलब x एक्सिस पे ही पॉइंट लाई करेगा। तो इस तरह से ये रैंडमली अपन ने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक, ये अपनी एक लाइन बन गई, है ना। अब जो दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन क्या है मेरे भाई, 3x प्लस 4y बराबर 21। कभी मैं x को 0 रखता हूं, वापस से डब्बा बनाऊंगा, है ना, x को 0 रखा तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 21/4। और कभी y को 0 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 7,0। तो देख मेरे भाई इधर 5 होगा, 6 होगा, 7 होगा। देख 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉइंट होगा 7,0 जब x होगा 7 और y होगा 0, और ये वाला 21/4 विच इज 5 पॉइंट समथिंग, तो ये 1 2 3 4 और ये 5 होगा, 5 से थोड़ा सा ऊपर, क्योंकि 21/4 20/4 5 होता है, 21/4 5.2 होता है, तो हल्का सा ऊपर ले लिया, और ये आपकी दूसरी लाइन भी तैयार हो गई है। क्लियर। अब तुम ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो तुमको ये दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मिल जाएगा कि ये दोनों लाइनें कहाँ इंटरसेक्ट हो रही है। ये यही बोल रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टाइसेस ऑफ द ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म्ड बाय दिस लाइन एंड द एक्स एक्सिस। एक्स एक्सिस और इन दो लाइनों के हेल्प से जो ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म हुआ, मतलब ये वाला जो रीजन फॉर्म हुआ ना, ये जो ट्रायंगुलर रीजन फॉर्म हुआ, ये इसकी बात कर रहा है, ये इसकी बात कर रहा है कि इस ट्रायंगुलर रीजन की वर्टाइसेस, मतलब ये पॉइंट हो गया A, ये पॉइंट हो गया तेरा B, और ये पॉइंट हो गया तेरा C। जो ये वाला पॉइंट है ये तुझे पता है -1,0 है ना। अब ये जो इंटरसेक्शन पॉइंट है इन दोनों का, तो तू ग्राफ पेपर पे तो देख लेगा, मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं था, तो मैं तो जानता हूं इन दोनों का इंटरसेक्शन पॉइंट मतलब इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन। इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन तेरे को दिख रहा है, ओरली तो निकाल सकता है। अब इन्होंने बोला था सॉल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन ग्राफिकली, मतलब ग्राफ पेपर तुझे दिया जाएगा और ये जहां भी इंटरसेक्ट किए कर रहे होंगे उसका तुझे एक्स कोऑर्डिनेट वाई कोऑर्डिनेट पता है, तू लिख देगा, है ना। ये तेरा एक्स वाई निकल जाएगा। पर मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं है, तो मैं तुम इस क्वेश्चन को ग्राफ पेपर पे करना,
है ना। अब मेरे को तो पता नहीं कि ये कौन सा पॉइंट है एग्जैक्टली, है ना। तो मैं क्या करूंगा, मैं भाई ये करूंगा कि इन दोनों इक्वेशन को ना अल्जेब्रिकली रफ वर्क में सॉल्व कर लूंगा। ये मेरे को एग्जामिनर को नहीं दिखाना है, क्योंकि इन्होंने लिखा था सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन ग्राफिकली, तो मैंने लिया एक रफ पेज लिया, इन दोनों इक्वेशन को मैंने लिखा। क्या क्या थी, 3x माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0 की। यार ये इंटरसेक्ट कहां हो रही है, मतलब इन दोनों इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या है। तो मैंने गुरु ये किया कि यार ये दोनों इक्वेशन को ऐसे छापा, है ना, -21 है, ठीक है, -21 बराबर 0। एक बार देख लो पूरा छापा सही है। 3x माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0 और 3x प्लस 4y -21 बराबर 0। तू देख x के कोफिशिएंट दोनों सेम है, y के भी, x एलिमिनेट हो जाएगा, कभी तू सब्ट्रैक्ट कर देगा दोनों इक्वेशन को। तो देख ये बना माइनस का 8y और ये बन गया तेरा प्लस का 24 बराबर 0। ये बन गया 24 बराबर 8y, ये बन गया y बराबर 3। ये क्या बन गया मेरे भाई, y बराबर 3। अब y बराबर 3 को यहां पुट कर दे पहली वाली इक्वेशन में, 3x माइनस 4 3 प्लस 3 बराबर 0, 3x माइनस 12 प्लस 3 बराबर 0। ये देख मेरे भाई 3x माइनस 9 बराबर 0, ये बन गया x बराबर 3। 3,3 बन रहा है, 3,3 बन रहा है, मतलब ये जो पॉइंट निकला तेरा ये निकला 3,3। मतलब मैंने ना थोड़ा सा इसको ऐसे बना दिया, तो समझ जाना। ये तेरा तीसरा है, ये दूसरा है, तो ये पहला दूसरा तीसरा, और इधर भी ऐसे ही बनेंगे। ये बनेगा पहला दूसरा और ये तीसरा। हाँ, तो 3,3 तेरा इंटरसेक्शन पॉइंट आ गया। देख ले दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है 3,3। 3 3 जा 9 प्लस 3 12 और माइनस 12 खत्म हो जाएगा। इधर आएगा 3 3 जा 9 प्लस 12 21 माइनस 21 पूरा खत्म हो जाएगा। तो 3,3 पे ये इंटरसेक्ट होगी, तेरे को ग्राफ पेपर पे दिख जाएगा। इसको ज्वाइन करेगा तो y की वैल्यू भी 3 और ऐसे देखेगा तो x की वैल्यू भी तेरी 3 के बराबर आ जाएगी, है ना। मेरे पास रफ वो नहीं था ग्राफ पेपर, तो मैंने रैंडमली ग्राफ बनाया। ये तेरा ग्राफ ऑब्टेन्ड हो गया। अब तेरे को यार इसका एरिया भी निकालना है। ऑल्सो कैलकुलेट द एरिया ऑफ दिस ट्राइंगल। तो ट्राइंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। ये एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है गुरुजी। अब बेस बता क्या होगा, अरे -1,0 से 7,0 कितना होगा बेस, BC। तो हाफ इंटू BC इंटू हाइट। हाइट क्या है, ये A पॉइंट x एक्सिस से कितनी हाइट पे, 3 डिस्टेंस पे। तो इसको तो सीधे लिख दूं कि यार y की वैल्यू जितनी होगी यही हाइट है, 3 यूनिट हाइट हो गई। अब BC की वैल्यू मेरे भाई कितनी होगी, कभी 7,0 और -1,0 है, तो देख ये तो 7 यूनिट हो गया और ये 1 यूनिट और, तो बेस हो गया तेरा 8 और ये हो गया 3। ये कटेगा इधर से 4 बार में, ये आ गया तेरा 12 स्क्वायर यूनिट्स। मेरे ख्याल से सबका एरिया ऑफ अ ट्राइंगल 12 स्क्वायर यूनिट आया होगा, ठीक है। ये रफ वर्क है, ये जो मैंने इधर करा दिस इज रफ वर्क। ये दिखाना मत एग्जामिनर को, क्योंकि एग्जामिनर ने कहा था क्वेश्चन को ग्राफिकली सॉल्व करो, तुमने अल्जेब्रिकली सॉल्व कर दिया इसको। अल्जेब्रिकली इसलिए क्या, क्योंकि मेरे पास ग्राफ पेपर नहीं था। तुम ग्राफ पेपर कभी अच्छे से बनाओगे तो तुमको क्या करना है भैया, पहली लाइन की इक्वेशन दे रखी है, x को 0 रखो, y की वैल्यू निकाल लो, है ना। x को 0 रखा, y की वैल्यू निकल के आ गई 3/4। जब मैंने y को 0 रखा तो x की वैल्यू निकल के आ गई -1। 2 पॉइंट निकल गए, लाइन में खींच सकता हूं। सेम मैनर में ये दूसरी लाइन है, दूसरी लाइन में x को 0 रखा, y की वैल्यू निकल के आ गई, y को 0 रखा, x की वैल्यू निकल के आ गई। तो मैं लाइन खींच सकता हूं, ये नीली वाली लाइन खींच दी। अब तुझे नीली वाली लाइन, पिंक वाली लाइन और x एक्सिस के बीच का एरिया निकालना है। तो बेस कितना हो जाएगा, 7,0 -1,0 8 यूनिट का बेस है, और हाइट कितनी है, कभी 3,3 वर्टाइसेस है, तो ये 3 यूनिट की हाइट दे रहा होगा। ग्राफिकली ये बात तुझे समझ में आ रही है। हाइट क्यों 3 है, क्योंकि y एक्सिस पे ये पॉइंट 3 लिखा है। तो ये डिस्टेंस तुझे पता है कि यार 0 से 3 मतलब 3 यूनिट है, तो ये डिस्टेंस बराबर ये डिस्टेंस, तो इसलिए ये 3 यूनिट हाइट ले ली गई। क्लियर है, क्लियर है क्या, हाँ ना बोलो रे भाई लोग, एकदम भौकाली तरीके से तुमको समझ में आया होगा।
ठीक, बड़े आगे। तो इस तरह के सवाल भी आ जाते ग्राफिकली, अपने को घबराना नहीं है। अब देखो यार, ये पेयर ऑफ इक्वेशन दे रखी है, y बराबर 0, y बराबर -7 के कितने सॉल्यूशन होंगे। मेरे को एक चीज बता, y बराबर 0 मतलब क्या? y बराबर 0 मतलब क्या? y जहां पे 0 होता है, इसका मतलब गुरुजी ये तो x एक्सिस की बात कर रहा है। तो यार इसका 2 मिनट ग्राफ बनाए तो ये गुरुजी y एक्सिस होती है, ये गुरुजी x एक्सिस होती है ना, ये x एक्सिस होती है। अब ये कह रहा है गुरुजी y बराबर क्या? y बराबर 0, y बराबर 0 मतलब यहां पे ही होता है y 0, है ना। तो ये नीली लाइन की बात कर रहा है y बराबर 0 में। ओके, अच्छा, ये y बराबर 0 में ये नीली लाइन की बात कर रहा है ना। ये जो पिंक लाइन है ये तेरी y एक्सिस है और ये नीली लाइन तेरी x एक्सिस है। ये 0,0 हो गया, मतलब ये x एक्सिस की बात कर रहा हूं। y बराबर -7, यहां पे कहीं नेगेटिव में -7 होगा। y बराबर -7 मतलब अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। ये मान ले ये पॉइंट है 0,-7, क्योंकि x तो 0 ही होगा, और y -7, पूरी इस लाइन पे y हमेशा -7 होगा। तो क्या ये दोनों लाइनें कभी मुलाकात करेगी? ये दोनों लाइनें कैसी है मेरे भाई? पैरेलल है। और पैरेलल लाइन के कोई सॉल्यूशन होते हैं क्या? नहीं होते हैं, नो सॉल्यूशन। तो ग्राफ बनाना आना चाहिए। जब भी y बराबर समथिंग बोल रहा है तो अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस या x एक्सिस होगी। कभी y 0 है मतलब x एक्सिस, और y बराबर कोई कांस्टेंट है मतलब अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस। क्लियर है? तो भैया पैरेलल लाइन है, नो सॉल्यूशन। आगरा लगा दोगे आंसर, आगरा नहीं सॉरी, वन सॉल्यूशन नहीं, दिल्ली लगा दोगे आंसर, नो सॉल्यूशन, है ना। तो आराम आराम से करना, कोई दिक्कत नहीं है। दोनों लाइनों का अपन ने बना दिया, y बराबर 0 ये वाली लाइन है मेरी, है ना, जिसको मैं कह रहा हूं x एक्सिस की ही इक्वेशन होती है जहां पे y 0 होता है, और ये मेरी हो गई y बराबर -7, क्योंकि इस पूरी लाइन पे y की वैल्यू कितनी है? -7 है। x बदल रहा है पर y -7 ही है। क्लियर है? तो इस तरीके से नो सॉल्यूशन आ गया है। क्लियर? बहुत बढ़िया गुरुजी। अब देख भैया, नेचर ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटिंग द लीनियर इक्वेशन। तुझे पता है नेचर कैसे देखते हैं गुरुजी? नेचर देखने का तरीका होता है a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2। कभी ये सब बराबर है तो लाइन कैसी है? कोइंसिडेंट लाइन है, मतलब एक के ऊपर एक चिपकी हुई लाइन है। ऐसे में इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं। ऐसे में कितने सॉल्यूशन आते हैं? इनफाइनाइट, जब सब आपस में बराबर है। कभी a1/a2 इक्वल तो है मेरे भाई b1/b2 के, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो ऐसे केस में हम कहते हैं यार ये पैरेलल लाइन है, और इसमें हम कहते हैं गुरुजी नो सॉल्यूशन है ना। फिर एक केस आता है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। इसमें हम कहते हैं यार केवल एक सॉल्यूशन है, और लाइन कैसी है? इंटरसेक्टिंग लाइन है। अभी तक अपन जितने भी सवाल करके आए वो सारी लाइनें कैसी थी? इंटरसेक्टिंग। वो एक पॉइंट पे मिल रही थी, तो वो जो एक पॉइंट है वो दोनों का क्या है? कॉमन सॉल्यूशन है। तो ऐसी लाइनों को इंटरसेक्टिंग लाइन कहते हैं। अब जैसे यहां पे तू देखे इस क्वेश्चन में, तो a1 की वैल्यू तो 0, क्योंकि x का कोफिशिएंट कुछ है ही नहीं, 0x प्लस y बराबर 0। ठीक, इसी मैनर में कभी तू देखे तो 0x प्लस y, और इस -7 को भी इधर बुला लिया तो +7 बराबर 0। तो a1 0, a2 0, b1 1, y का कोफिशिएंट पहली वाली इक्वेशन में 1, b2 की वैल्यू भी 1, c1 0, c2 +7। कभी तू देखे तो b1/b2 को तू देख तो वो c1/c2 के बराबर नहीं है। b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, क्योंकि a1 a2 की तो बात ही मत कर, वो तो दोनों 0 है। तो यार b1/b2 को देख रहा है तू, वो c1/c2 के बराबर नहीं है, क्योंकि b1/b2 की वैल्यू आ रही 1 और c1/c2 की वैल्यू आ रही 0। कभी b1/b2 c1/c2 के बराबर नहीं होता है तो यार वो पैरेलल लाइन होती है। वो कैसी लाइनें होती है? पैरेलल लाइन होती है।
क्योंकि इसमें A1 अपॉन A2 नहीं देखेंगे क्योंकि दोनों की वैल्यू 0 है, तो नॉट डिफाइंड क्वांटिटी हो जाएगी, तो देखने की कोई नीड नहीं है। क्लियर है, बात एकदम क्लियर होनी चाहिए। अब ये वाले क्वेश्चन में देखो बस ये देखना है कि A1 की वैल्यू कितनी है, A1 की वैल्यू 2 है, B1 की वैल्यू कितनी है, -1 है, ये C1 इधर आएगा तो C1 की वैल्यू भी आ जाएगी -3। सेम मैनर में A2 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई 4, B2 की वैल्यू कितनी है मेरे भाई -1, और C2 की वैल्यू ये +5 उधर जाएगा तो -5 हो जाएगा। ठीक, अब मेरे भाई वैल्यूज को रख दे, A1 अपॉन A2 की वैल्यू कितनी आ रही है देखें तो 2/4। B1 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी आ रही है चेक करते हैं अपन। B1 अपॉन B2 की वैल्यू कितनी आ रही है, B1 है -1, B2 है -1। तुझे यहां पे ही दिख रहा है गुरुजी कि A1 अपॉन A2 जो है वो ही B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है। देख ले 2/4 इज नॉट इक्वल टू 1/1। कभी A1 अपॉन A2, क्योंकि देख A1 अपॉन A2 की वैल्यू आ रही है 1/2 और B1 अपॉन B2 की वैल्यू 1 आ रही है, तो ये दोनों ही बराबर नहीं है, तो लाइन इंटरसेक्टिंग होगी, नो सॉल्यूशन वाला केस बनेगा। ये वाला केस आपका तैयार हो गया है। क्लियर है, बहुत आसान है, कभी कंसेप्ट अपने को आता है तो। अब देख दो लाइन दी है, दोनों पैरेलल है। एक लाइन की इक्वेशन तेरे सामने लिख के दे दी कि भैया एक लाइन की इक्वेशन है 3x - 2y बराबर 5। अब मेरे भाई ऐसी कौन सी लाइन है जो इसके साथ पैरेलल है, तो मैं कभी देखूं ऑप्शन ए को देखूं तो यार 3/9 आ रहा है ना, और ये आ रहा है -2/8। देख मेरे भाई ये 1/3 हो रहा है और ये 1/4 हो रहा है, विच इज नॉट इक्वल। तो यार ये तो हो गई इंटरसेक्टिंग लाइन, क्योंकि A1 अपॉन A2 ही B1 अपॉन B2 के बराबर नहीं है। अब इसको देखूं मैं तो ये आ रहा है 3/-12 और ये आ रहा है -2/-8। मेरे भाई इधर देख ये आ रहा है 1/4 और ये आ रहा है -1/4। तो -1/4 इज नॉट इक्वल टू 1/4, तो ये भी नहीं है। अब ये वाला देखूं मैं तो यार ये आ रहा है 3/-12 है ना, थर्ड ऑप्शन में बराबर -2/8। भाई ये 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, दोनों से -1/4 तो आ रहा है, और विच इज नॉट इक्वल टू -5/-7। तो चेन्नई आ जाएगा एकदम। बस तुमको ये देखना है कि किसमें A1 अपॉन A2 इक्वल तो है भाई B1 अपॉन B2 के, बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2 है। इधर देख 1/4 आ रहा है पर B1 अपॉन B2 -1/4 आ रहा है ऑप्शन डी में, तो डी भी नहीं होगा, तो सी आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। क्लियर है, कर पा रहे हो ना। अब मेरे भाई ये क्या कह रहा है कि फाइंड सी, कभी इस सिस्टम ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन के इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट सॉल्यूशन दिमाग में आ जाना चाहिए कोइंसिडेंट लाइन मतलब A1 अपॉन A2 बराबर B1 अपॉन B2 बराबर C1 अपॉन C2। दिमाग में आ गया गुरुजी A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। अब मेरे भाई देखना A1 अपॉन A2 मतलब C/12 बराबर B1 अपॉन B2 दैट इज 3/C। ओके गुरुजी, एंड देन 3 - C अपॉन माइनस का C, है ना गुरुजी। अब यहां पे देखो C² बराबर क्या हो गया, ये 12 3 36, तो C की वैल्यू आ गई +-6। अब देख लो कि दोनों चीजें चल जाएगी क्या, +6 भी और -6 भी चल जाएगा क्या। तो मैंने क्या करा, एक बार क्वेश्चन में C बराबर 6 रख के देखा इसी में, तो 6 रखूंगा तो क्या है 6/12, ये आ गया 3/6। ठीक, और ये आ गया गुरुजी 3 में से 6 गए तो ये आ गया -3 अपॉन -6। ये सब आपस में बराबर हो गए तो 6 तो एक्सेप्टेड है ना। अब 6 की C की वैल्यू -6 कभी रखता हूं तो -6/12 है ना, ये आ गया 3/-6, और ये अपन ने लिखा 3 -6 अपॉन ये आ गया +6। मेरे भाई इसमें A1 अपॉन A2 तो बराबर है B1 अपॉन B2 के,
पर सी की वैल्यू जब -6 रख रहे हैं तो यहां पे देख क्या आ रहा है, 6 + 3 9 हो रहा है, 9/6 दैट इज 3/2, तो ये बराबर नहीं आ रहा है। तो सी की केवल एक वैल्यू ली जाएगी, दैट इज सी बराबर 6। सी बराबर 6 एक्सेप्टेड है, क्योंकि सी बराबर -6 में a1/a2 तो बराबर आ रहा है b1/b2 से, जिससे वो सॉल्व किया। पर इस वाली इक्वेशन में जब सी को 6 रखेंगे, -6 रखेंगे, तो ये 9 आ रहा है और नीचे 6 बन रहा है, तो वो 3/2 हो जाएगा। और ये क्या है, -1/2। तो क्या -1/2 3/2 के बराबर है? नहीं है। तो सी बराबर -6 को क्या कर देंगे, रिजेक्ट। मेरे ख्याल से सबको ये बात समझ में आ गई, क्योंकि इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बोले थे, कभी यहां बोलते पैरेलल लाइन वाला केस, तो पैरेलल लाइन वाले केस में c बराबर -6 एक्सेप्ट होता, c बराबर 6 रिजेक्ट होता, क्योंकि c बराबर -6 में a1/a2 तो बराबर आ रहा है b1/b2 के, बट दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो ये पैरेलल लाइन का केस हो जाएगा। पर इन्होंने क्या बोला है कि इनफाइनाइट सॉल्यूशन चाहिए, मतलब दे वांट कोइंसिडेंट लाइन, तो c बराबर 6 इसका फाइनल आंसर होगा। जब यूनिक सॉल्यूशन लिखा हो, यूनिक मतलब एक सॉल्यूशन, वन सॉल्यूशन लिखा है कभी सवाल में, मतलब दिमाग में आ जाना चाहिए इंटरसेक्टिंग लाइन, और कंडीशन क्या है, a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ k फॉर विच पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ यूनिक सॉल्यूशन। देखना मेरे भाई, k/3 इज नॉट इक्वल टू 6/2। ए भाई गलत लिख दिया क्या, 2/6 आएगा ना, 2/6। a1 k/3 बराबर 2/6, ये कितना हो गया, 1/3। k शुड नॉट बी इक्वल टू 1। एनी रियल नंबर कैन बी एक्सेप्टेड, यहां लिख देना, any real number except 1। एनी रियल नंबर आप ले सकते हो k की वैल्यू एक्सेप्ट 1, k कभी 1 नहीं हो सकता, उसके अलावा जो तुमको करना हो कर देना, क्योंकि इस 3 को उधर भेजोगे तो k शुड नॉट बी इक्वल टू 1, बाकी सब चल जाए। ठीक है, k शुड नॉट बी इक्वल टू 1, तो आप k की कोई भी वैल्यू ले सकते हो एक्सेप्ट 1। कभी आपने 1 ले ली, तो फिर उसके यूनिक सॉल्यूशन नहीं रहेंगे। क्लियर है, यूनिक सॉल्यूशन के लिए k को 1 नहीं होना है, बाकी कुछ भी k रख सकते हो, k को 1 नहीं, एनी रियल वैल्यू एक्सेप्ट 1 k कैन टेक। ठीक है, अब देखो ये क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यूज ऑफ p विल द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बी पैरेलल। पैरेलल होने के लिए क्या वैल्यू ली जाए भाई, पैरेलल की कंडीशन क्या है कि a1/a2 इक्वल तो होगा b1/b2 के, पर वो नॉट इक्वल होगा c1/c2 के। तो बस वही कंडीशन दिमाग में रखना है कि a1/a2 इक्वल तो होगा गुरुजी b1/b2 के, पर दैट इज नॉट इक्वल टू c1/c2। अब सवाल देखें तो 3/6 बराबर -1/-2 बराबर नॉट इक्वल टू -5/- p। अब मेरे भाई ये पूरी कहानी लिख दी आपने, अब एक बार इधर ध्यान दो, 1/2 शुड नॉट बी इक्वल टू 5/p, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो p शुड नॉट बी इक्वल टू 10। p की कोई भी वैल्यू ले लो एक्सेप्ट 10, क्योंकि a1/a2 बराबर तो हमेशा आएगा b1/b2 के, पर कभी p 10 ले लोगे तो वो बराबर आ जाएगा c1/c2 के, और कभी वो बराबर आ गया c1/c2 के, तो वो कंडीशन हो जाएगी कोइंसिडेंट लाइन की, है ना। तुम्हें चाहिए पैरेलल, तो बस 10 नहीं, 10 के अलावा p की कोई भी वैल्यू लो, ऑल रियल वैल्यू एक्सेप्ट 10 विल बी माय आंसर। आगरा लगा दिया होगा सबने। तो मेरे ख्याल से यार ये वाले क्वेश्चन को करने में कोई दिक्कत नहीं है, a1/a2 कभी बराबर है b1/b2 के, पर वो बराबर नहीं है c1/c2 के, तो वो कंडीशन होती है पैरेलल लाइन की। दिस इज द कंडीशन फॉर पैरेलल लाइन। कभी मेरे भाई तुम यहां पे p की वैल्यू 10 ले लेते तो ये क्या बन जाती, कोइंसिडेंट लाइन, और फिर इसके क्या होते, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। पैरेलल लाइन का कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। क्लियर है, छाप लेना। अब कुछ वर्ड प्रॉब्लम कर ली जाए।
वर्ड प्रॉब्लम में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है तुम लोगों को, तो कुछ वर्ड प्रॉब्लम देखते हैं वैरायटी की। ठीक है, सबसे पहली वर्ड प्रॉब्लम ये रही, सीबीएसई 2020 में पूछी गई थी, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फ्रैक्शन पे पूछते हैं ये। अब देखो इसमें ना सवाल को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि तुमको ना पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन बनानी पड़ेगी, इसमें दोनों इक्वेशन बनानी, दोनों वेरिएबल वाली। ये कह रहा है कभी 1 ऐड किया जाए न्यूमरेटर में और 1 सब्ट्रैक्ट किया जाए डिनोमिनेटर से, तो फ्रैक्शन कहां पे रिड्यूस होता है? 1 पर, और फ्रैक्शन बन जाता है 1/2 कभी हम 1 को डिनोमिनेटर पे ऐड करते हैं तो व्हाट इज द फ्रैक्शन? अब मेरे भाई जो पूछा है, क्या पूछा है? फ्रैक्शन पूछा है। तो फ्रैक्शन में क्या होता है? एक्स भी होता है, वाई भी होता है। तो यार तुम्हें ना हमेशा जो पूछा है उसको देखना है कि व्हाट इज द फ्रैक्शन, मतलब ये पूछा है कि एक्स बाय वाई की वैल्यू क्या होगी। तो अपन बोल देते हैं कि यार लेट द न्यूमेरेटर, मतलब जो ऊपर बैठता है, टोपी के ऊपर जो बैठता है, दैट इज न्यूमेरेटर, है ना। लेट द न्यूमेरेटर ऑफ द फ्रैक्शन, न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन बी एक्स। न्यूमरेटर क्या मान लिया मेरे भाई? एक्स मान लिया। फिर मेरे भाई क्या माना? नीचे जो बैठा है, ओके, नीचे जो बैठा है वो डिनोमिनेटर भाई होता है, तो डिनोमिनेटर को मान ले फ्रैक्शन का वाई। तेरी दोनों इक्वेशन तैयार हो जाएगी बिना कोई लोड लिए। सर लोड तो हम लेते ही नहीं है, भले प्री बोर्ड कैसी भी जाए, लोड हमको होता नहीं है भाई। प्री बोर्ड के मार्क्स को देखकर लोड लेने का भी नहीं। प्री बोर्ड से बहुत ज्यादा नंबर बोर्ड में आते, प्री बोर्ड जानबूझ के स्कूल वाले टफ बनाते हैं ताकि तुम पढ़ने लग जाओ। तो न्यूमरेटर ऑफ द फ्रैक्शन क्या है? एक्स, डिनोमिनेटर ऑफ द फ्रैक्शन क्या है? वाई। अब मेरे भाई ऐड करा 1 टू द न्यूमरेटर, तो न्यूमरेटर में ऐड कर दिया 1 और डिनोमिनेटर से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो जो फ्रैक्शन है वो रिड्यूस हो गया 1 पर। द फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। ओके, फ्रैक्शन रिड्यूस हो गया टू 1, मतलब फ्रैक्शन पहुंच गया 1 पर। कभी ऐसा कुछ बनता तो फ्रैक्शन कहां पे पहुंच जाता? 1 पर। ये पहली इक्वेशन तैयार हो गई गुरुजी। दूसरा कंडीशन क्या बोला है? फ्रैक्शन बन जाता 1/2। फ्रैक्शन बन जाता गुरुजी 1/2। कब बनता? कभी तुम केवल ऐड करते 1 टू द डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर को हाथ भी नहीं लगाया, डिनोमिनेटर में 1 को जोड़ दिया। बोलते चलो ये हो गया गुरुजी। इक्वेशन 1 ये हो गई, दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। अब सॉल्व कर लेते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बना x + 1 बराबर y - 1। मैं जानता हूं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लेता हूं। इसको आया x बराबर y - 2, कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। ये वैल्यू को उधर सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, ये बना y + 1। ओके, मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये बना y + 1 बराबर 2 टाइम्स x। x की वैल्यू है y - 2, पुट कर दो मेरे भाई, y + 1 बराबर 2 y - 2। अब देखना सॉल्व करें तो y + 1 बराबर 2y - 4। इस y को उधर ले जाते हैं, ये बना y, और ये -4 को इधर लाते हैं, ये बना 5। y बराबर क्या आ गया गुरुजी? 5। सबका आया y बराबर 5 आया। पुट कर दे, x की वैल्यू आ जाएगी यहां पे, y को 5 रख, तो 5 में से 2 गए तो ये आ गया भैया 3x बराबर 3। कैसी रही? आ गया स्वाद? बिल्कुल आ गया गुरुजी। इसको इधर पहुंचाया, उसको उधर, y की वैल्यू 5 आ गई, y की वैल्यू 5 को वहां रखा, x की वैल्यू 3 आ गई। देख जो कहा था वो हुआ। फ्रैक्शन क्या था? फ्रैक्शन तेरे को दिख गया, फ्रैक्शन पूछा था इन्होंने, फ्रैक्शन x/y होता है, तो द फ्रैक्शन विल बी 3/5। अब तू बात को समझ, कभी 1 ऐड कर दू न्यूमरेटर में तो न्यूमरेटर कितना हो जाएगा? 4, और 1 सब्ट्रैक्ट कर दू डिनोमिनेटर से तो क्या हो जाएगा? 4। 4/4 मिलके बनेगा 1। बात एकदम सही है। डिनोमिनेटर में कभी 1 ऐड कर दूं तो 5 का 1 6 हो जाएगा, न्यूमरेटर को छेड़ा नहीं, 3/6 1/2 आ रहा है। बिल्कुल जो किया एग्जैक्टली सही किया, क्रॉस वेरीफाई भी कर लिया, 1 मिनट भी नहीं लगा, क्वेश्चन निपट गया, चेक भी हो गया। आगे बढ़े। वर्ड प्रॉब्लम से घबराने का नहीं, वर्ड प्रॉब्लम में मचाने का है। क्लियर है? एकदम तरीके से आ रहा है समझ में ना भाई लोग? कहीं कोई डाउट हो तो पूछ लेना यार। ठीक ठीक, बड़े आगे। ये स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के क्वेश्चनों में बहुत कंफ्यूजन होता है, और सीबीएसई उसी कंफ्यूजन पे तुम्हारे मजे लेता है। ऐसे क्वेश्चन पूछता है जहां पे आप कंफ्यूज हो।
भैया फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, फिजिक्स में क्या पढ़ के आए हो कि गुरुजी दूरी जो होती है डिस्टेंस वो होता है स्पीड इनटू टाइम। ये एकदम दिमाग में बिठा लेना ये फॉर्मूला। अब इस तरह के क्वेश्चनों में करना क्या होता है देखते हैं। अ ट्रेन कवर्ड अ सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 10 किलोमीटर पर आवर फास्टर, it would have taken 4 hours less than the scheduled time. And if the train was slower by 6 kilometers per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. Find the length of the journey. क्या पूछ रहा है गुरुजी? लेंथ ऑफ द जर्नी पूछ रहा है, मतलब डिस्टेंस पूछ रहा है। इतना तो समझ में आ गया। अब गुरुजी डिस्टेंस पूछ रहा है, दो वेरिएबल का कॉन्सेप्ट तो लगेगा। अब मुझे एक चीज बता, यहाँ पे किस किस की बात करिए, स्पीड की और एक टाइम की। तो ये दो वेरिएबल अपन मान लेते क्योंकि डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम होता है। कभी मैंने मान लिया कि लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन, ओके, क्योंकि डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड चाहिए, टाइम चाहिए, तो दो वेरिएबल स्पीड और टाइम हो गए। तो लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर एंड टाइम टेकन बाय द ट्रेन, टाइम टेकन बाय द ट्रेन टू कंप्लीट द जर्नी बी y r। ठीक। अब सर स्पीड आपने मान ली x किलोमीटर पर आवर और टाइम आपने मान लिया y, तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा मेरे भाई, एक्स वाई किलोमीटर, ये निकालना है तुझे। अब यार सवाल पे आते, ट्रेन कवर्ड सर्टेन डिस्टेंस एट अ यूनिफॉर्म स्पीड, उसने कुछ सर्टेन डिस्टेंस यूनिफॉर्म स्पीड में कवर किया। इफ द ट्रेन वुड हैव बीन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर, कभी ट्रेन 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर होती, मतलब x प्लस 6 होता काम, इट वुड हैव टेकन 4 hours less than the scheduled time. And if the train were slower by 6 kilometers per hour, it would have taken 6 hours more than the scheduled time. मेरे भाई इस क्वेश्चन से एक बात समझ में आ गई कि ये स्पीड हो गया, टाइम कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर हुई तो उसको 4 hours कम लगे, मतलब टाइम था y, उसमें से 4 hours कम लगे, पर जर्नी जो डिस्टेंस है वो तो अभी भी xy किलोमीटर ही है। इधर भी मैंने डिस्टेंस लिखा है स्पीड इनटू टाइम, है ना, कि 6 किलोमीटर पर आवर से कभी वो अपनी रफ्तार बढ़ा लेती है तो उसको 4 घंटे कम लगते हैं, पर दूरी तो उसने xy कवर करी तो बराबर कर दिया xy से। ये पहली इक्वेशन मेरे भाई तैयार हो गई। सेम मैनर में दूसरी इक्वेशन तैयार कर लोगे क्या? क्या कह रहा है, इफ द ट्रेन वर स्लोअर बाय 6 किलोमीटर पर आवर, मतलब x माइनस 6 हो गया, इट वुड हैव टेकन 6 hours मोर, तो y प्लस 6 हो गया, ओके, देन द शेड्यूल टाइम, तो ये कितना आ गया, बराबर एक्स वाई। अगेन दूरी तो सेम है, दो इक्वेशन दो वेरिएबल वाली बन गई। सर ये एक्स वाई आ गया, घबराने की बात तो नहीं है, कोई बात नहीं है, देख सॉल्व कर इसको। ये आ गया एक्स वाई, फिर ये आएगा माइनस का 4x, फिर ये आएगा प्लस का 6y, फिर ये आएगा माइनस का 24 बराबर एक्स वाई। मेरे भाई इस एक्स वाई से ये एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, बना क्या, माइनस 4x प्लस 6y माइनस 24 बराबर 0। ये आपकी बन गई पहली इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल के फॉर्म में। अब इधर देखें तो यार गुरुजी इधर एक्स वाई है ना, प्लस 6x है, माइनस 6y है। ये इक्वेशन बनाते हुए समझ में आई ना, क्या करा, स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया तो टाइम 4 घंटे कम हो गया, पर जो डिस्टेंस है वो तो XY किलोमीटर ही है, डिस्टेंस में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। सेम मैनर में जब स्पीड को 6 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा दिया तो टाइम 6 घंटे ज़्यादा लग गया, पर डिस्टेंस तो अभी भी XY ही कवर कर रहे हैं। तो जो टोटल डिस्टेंस था वो XY था। टोटल डिस्टेंस को लिखने का तरीका स्पीड इंटू टाइम लिख दिया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। माइनस का 36 हो गया बराबर XY हो गया। अब ये देखना कुछ कट रहा है क्या, ये XY से ये XY कैंसिल, ये बन गया गुरुजी 6x माइनस 6y माइनस 36 बराबर 0। कभी आप चाहो तो यहाँ पे 6 से डिवाइड कर दो, इक्वेशन इजी बन जाएगी, x माइनस वाई माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, इधर भी आप चाहो तो 2 से डिवाइड कर सकते हो पूरी इक्वेशन को, तो ये बन जाएगा माइनस 2x प्लस 3y माइनस 12 बराबर
0। पूरी LHS और RHS को 2 से डिवाइड कर दिया, उधर भी LHS RHS को 6 से डिवाइड कर दिया। अब वहां से x की वैल्यू देखें तो यहां से तुम्हें दिख रहा है कि गुरुजी x बराबर आप देख सकते हो y प्लस 6 है। x बराबर y प्लस 6 को यहां पुट कर दो। ये क्या था, -2x प्लस 3y, ओके, माइनस का 12 बराबर 0। तो यार x की वैल्यू जो है वो आपने रख दी y प्लस 6 प्लस 3y, इसको उधर पहुंचाओगे 12, कितना हो गया, माइनस का 2y माइनस का 12 प्लस 3y बराबर y, कितना हो गया ये y, और ये 12 उधर जाएगा 24। y क्या था, टाइम था, तो ये आ गया 24 आवर्स। अब y का भी 24 है तो x तो निकल ही जाएगा। x क्या होगा मेरे भाई, y प्लस 6, तो x आ जाएगा 24 प्लस 6 विच इज 30 किलोमीटर पर आवर। अब मेरे भाई डिस्टेंस निकालना है। मेन टारगेट इज योर डिस्टेंस, कि यार डिस्टेंस कितना ट्रैवल किया, वो होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड x थी, टाइम y था, x की वैल्यू कितनी आई 30 और y की वैल्यू कितनी आई 24। ठीक है, ये कितना हो गया 720 किलोमीटर की डिस्टेंस थी जो उस ट्रेन ने ट्रैवल की। तो जब भी स्पीड डिस्टेंस टाइम के क्वेश्चन आए, आपको ये फॉर्मूला दिमाग में रखना है कि दूरी जो होती है वो रफ्तार और टाइम का मल्टीप्लिकेशन होती है। अब इन्होंने रफ्तार के बारे में जानकारी दी थी, आपको निकालना दूरी ही है, पर दूरी में लगते क्या है, दो कंपोनेंट लगते हैं, एक स्पीड एक टाइम। तो आपको जो अननोन मानना है, एक स्पीड मान लेना, एक टाइम मान लेना। अब जो पहली बात कही कि ट्रेन कभी 6 किलोमीटर पर आवर फास्टर चलती तो वो 4 घंटे पहले पहुंच जाती, कभी वो 6 घंटे पर आवर से ज्यादा तेज चलती तो वो 4 घंटे पहले पहुंच जाती। तो 4 घंटे पहले पहुंचा दिया, बराबर XY कर दिया, काम आसान हो गया, मचा दिया, है ना। डिस्टेंस तो XY ही रहेगा ना, यहाँ ये परिवर्तन करे पर फाइनल मल्टीप्लिकेशन करने के बाद टोटल डिस्टेंस ही आएगा विच इज XY ओनली। फिर अगले में क्या करा इन्होंने कि ट्रेन को 6 किलोमीटर पर आवर से कम कर दिया पर उसको 6 घंटे ज्यादा लग गए, पर टोटल डिस्टेंस तो अभी भी XY ही। क्लियर, दोनों को बराबर करा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व किया। दिस इज इक्वेशन 1 एंड दिस इज इक्वेशन 2। सिंप्लीफाई करके इक्वेशन थोड़ी आसान बनी। इसको मेथड ऑफ सब्सटीट्यूशन से x की वैल्यू निकाल ली y के टर्म्स में और यहाँ पुट कर दिया, -2xy प्लस 3y माइनस 12 बराबर 0 में आपने पुट करके सॉल्व कर दिया। आई होप ये वाली वर्ड प्रॉब्लम सबको चमकी होगी, है ना। तो वर्ड प्रॉब्लम में यही है कि यार अननोन को देख लो बस। अब यार ये डाउन स्ट्रीम अप स्ट्रीम वाला कॉन्सेप्ट तो मैंने बहुत डिटेल में क्लासरूम में पढ़ाया है, पर अभी तुमको मैं शॉर्ट में कभी बताऊं तो डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है कि भैया नदी जिस तरफ बह रही है तुम भी उस तरफ जा रहे हो, नदी जिस तरफ बह रही है तुम भी उस तरफ जा रहे हो। मान ले नदी ऐसे बह रही है तो कभी तुम भी ऐसे जा रहे हो। तो यार नदी की स्पीड है मान ले x किलोमीटर पर आवर, तुम्हारी स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, तो नेट में तुम नेट स्पीड की बात करोगे, है ना, डाउन स्ट्रीम स्पीड की बात करोगे तो वो आ जाएगी x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। ये हो गई डाउन स्ट्रीम कंडीशन। अब अप स्ट्रीम क्या होता है गुरुजी, वो भी बता दो एक बार, रिवाइज ही हो जाएगा। अप स्ट्रीम बिल्कुल उल्टा, तुम जिस डायरेक्शन में जा रहे हो नदी उसके अपोजिट डायरेक्शन से आ रही है। मतलब मान ले ये तू है, मतलब ये देखो दिस इज स्पीड ऑफ स्टूडेंट, इसको मैं ऐसे लिखता हूं, स्पीड ऑफ द स्टूडेंट, और ये है स्पीड ऑफ द रिवर। ओके, ऐसे कर दो, वी स्टूडेंट और वी रिवर। तो ये डाउन स्ट्रीम में हो गया। अप स्ट्रीम में क्या होता है, तुम ऐसे जा रहे हो, रिवर ऐसी आ रही है, तुम्हारी स्पीड है x किलोमीटर पर आवर और रिवर की स्पीड है y किलोमीटर पर आवर, उल्टे डायरेक्शन में। तो जो नेट स्पीड होगी, जो नेट स्पीड होगी अप स्ट्रीम कंडीशन में वो ली जाती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। x किलोमीटर पर आवर तुम्हारी स्पीड है, y किलोमीटर पर आवर वो जो नदी बहती है उसकी भी कुछ रफ्तार होती है, वो मान ली y। तो जब डाउन स्ट्रीम होता है तो वो स्पीड ली जाती है x प्लस वाई, क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में होता है, और अप स्ट्रीम में अपोजिट होता है तो नेट स्पीड होती है x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर।
अब ये क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा तुमको, क्योंकि अ मैन कैन रो अ बोट। देखो यार, पहली बात तुमको ना इक्वेशन रेड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल डिलीटेड है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये यूं तो डिलीटेड है, पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पूरा आ रहा है, तो वहां पे भी ये अपस्ट्रीम डाउन स्ट्रीम के क्वेश्चन बनते हैं। तो ये वाले क्वेश्चन को समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि वहां फंस सकता है इस तरह का क्वेश्चन, और ये पसंद है, एनसीईआरटी में भी दिया है, तो सीबीएसई को बहुत ज्यादा पसंद है। तो देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। कंसेप्ट समझ में आया। डाउन स्ट्रीम मतलब तुम्हारी जो डायरेक्शन है बहने की, उसी डायरेक्शन में नदी बह रही है। तुम जिधर जा रहे हो नदी भी उधर ही बह रही है, तो दोनों स्पीड ऐड हो जाएगी। अप स्ट्रीम में उल्टा, डाउन में स्पीड ज्यादा होती है। अरे तुम ऐसे समझ लो, डाउन मतलब तुम नीचे जा रहे हो, तो नीचे जाओगे तो ग्रेविटी से एकदम तेजी से जाओगे। अप स्ट्रीम मतलब तुम ऊपर की तरफ जा रहे हो, है ना। तो यार तुमको बहुत ज्यादा मेहनत लगेगी, तुम्हारी स्पीड इतनी तेज होगी नहीं, क्योंकि नदी दूसरे डायरेक्शन में बह रही होगी। अब देखो, एक मैन है जो रो करता है बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर इन 2 आवर्स और अप स्ट्रीम 4 किलोमीटर इन 2 आवर्स। तो आपको स्पीड बताना है उसकी रोइंग की स्टिल वाटर में, ओके मतलब उसकी रोइंग की स्पीड और रिवर की स्पीड, मतलब ये हो गई स्पीड ऑफ मैन और ये हो गई स्पीड ऑफ रिवर। तो वो आपने मान लिया स्पीड ऑफ मैन, इसको वी स्टूडेंट लिखूं या वी मैन लिखूं। ये मैन हो गया, वेलोसिटी ऑफ मैन। आपने मान लिया लेट स्पीड ऑफ द रोइंग इन स्टिल वाटर भी x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड जो निकालना है उन दोनों को x और y ले लिया। अब पहला क्या है कि यार मैन कैन रो अ बोट डाउन स्ट्रीम 20 किलोमीटर। तुम्हें पता है, तुम्हें क्या पता है गुरु? डिस्टेंस जो होता है वो होता है स्पीड इनटू टाइम। ये फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का। देख डिस्टेंस कितना है 20 किलोमीटर। स्पीड डाउन स्ट्रीम की स्पीड क्या होती है लिखी है x प्लस वाई, ओके, इनटू टाइम। टाइम कितना है 2 आवर्स। ये पहली इक्वेशन तेरे सामने तैयार हो गई। क्लियर है? कोई दिक्कत नहीं है गुरुजी। अब अगला देख, अप स्ट्रीम में 4 किलोमीटर जा रहा है, तो अगेन डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितनी होगी अप स्ट्रीम में स्पीड कितनी होती है x माइनस वाई, एकदम दिमाग में रखना है ना। और x क्या है? उस मैन की स्पीड रोइंग करते वक्त, और y क्या है? स्पीड ऑफ द रिवर। कितना समय लगा? 2 घंटे। ये तेरी 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल। ये तो सिलेबस में, क्योंकि इसमें इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल बन ही नहीं रहा है ना। सिंपल क्वेश्चन था ये तो देख मेरे भाई, ये क्वेश्चन सिलेबस में 2 से इसको काटेगा, ये आएगा 10 बराबर x प्लस वाई। ये बना x प्लस वाई बराबर 10, और इधर से ये 2 को उधर भेजेगा तो ये आया x माइनस वाई बराबर 2। तो यार x प्लस वाई 10 है, यहीं पे लिख देता हूं मैं, है ना, कि x प्लस वाई आपका है 10। अब कभी इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दूं तो y एलिमिनेट हो जाएगा 2x बराबर, क्योंकि दोनों के कोफिशिएंट सेम है। ये आ गया x बराबर 6 किलोमीटर पर आवर। ये तो आ गया स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर। y निकालने के लिए यहां पे पुट कर दो, यहां पे x की वैल्यू पुट करोगे तो y बराबर आ जाएगा मेरे भाई 4 किलोमीटर पर आवर। सॉल्व करने पे कुछ नहीं था, एकदम पप्पू क्वेश्चन था। तो बोट और रिवर में बस यही होता है, अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम बच्चे नहीं समझ पाते। स्पीड का खेल है, नेट स्पीड जो ली जाती है, नेट स्पीड बोलूं या मैं इसी को बोलता हूं डाउन स्ट्रीम स्पीड। तो जो डाउन स्ट्रीम स्पीड है वो कितनी है? x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और जो अप स्ट्रीम स्पीड है वो क्या है मेरे भाई? दैट इज x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। और ये क्या है? स्पीड ऑफ रोइंग इन स्टिल वाटर, और स्पीड ऑफ द स्ट्रीम वो क्या है? y किलोमीटर पर आवर। क्लियर है? ये आपको अज्यूम करना था, सॉल्व करना था और मचा देना था। आई होप सबका आंसर यही आया हो। y आया होगा 4 किलोमीटर पर आवर और x आया होगा 6 किलोमीटर पर आवर। तो इतना आसान होता है वर्ड प्रॉब्लम, कभी तुमने कॉन्सेप्ट को समझ लिया है तो। क्लियर? अब देखो यार, ये एज वाले क्वेश्चन आते, इसकी भी अंग्रेजी समझ में नहीं आती है बच्चों को। एज वाला क्वेश्चन आया छोड़ देंगे,
भाई क्यों छोड़ देंगे, बहुत इजी क्वेश्चन होता है, पढ़ो समझ में आएगा। देखो पहले निकालना क्या है, डिटरमाइन देयर प्रेजेंट एज। सबसे पहले आखिरी की चीज देखा करो, प्रेजेंट एज किनकी, दो व्यक्ति होंगे, एक पिताजी होंगे और एक बेटे जी होंगे। तो लेट द प्रेजेंट एज, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, let the present age of father be x years and the present age of son be y years। तो मेरे भाई अब क्या करना है, अब देख क्या बोला, द प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज 3 years मोर देन 3 times द एज ऑफ ए सन। जो प्रेजेंट एज है पापा की वो 3 years ज्यादा है, 3 times द एज ऑफ ए सन। तो पीछे से कभी चले, 3 times द एज ऑफ ए सन 3y, ओके, उसमें क्या मोर करना है, 3 years मोर, तो +3 बराबर पापा की वर्तमान आयु निकलकर आ जाएगी। ये इक्वेशन 1 बन गई। किसी को कोई दिक्कत, वापस से देखो, 3 times द एज ऑफ ए सन, सन की एज है y तो 3y हो गया, उससे 3 times ऑफ ए सन से 3 ज्यादा पापा की प्रेजेंट एज है तो 3 ज्यादा करके पापा की एज के बराबर कर दी। 3 years हैंस, 3 years हैंस मतलब 3 साल बाद, हैंस मतलब होता है बाद में, जहां भी हैंस दिखे उसकी हिंदी में मतलब होता है बाद, ठीक, या 3 years लेटर लिखा हो या 3 years हैंस लिखा हो, बात एक ही है। 3 years हैंस मतलब 3 साल बाद में द पापा की एज विल बी, 3 साल बाद पापा की एज क्या हो जाएगी, x प्लस, देखना मेरे भाई, x प्लस 3 पापा की एज हो जाएगी और बेटे की भी y प्लस 3। ये लिखने का मतलब यही था कि दोनों की एज 3-3 साल बढ़ा दो। पापा की एज विल बी 10 years, पापा की एज, ये पापा को रख दिया 10 years मोर देन, ट्वाइस कर दिया सन का और उसमें 10 को जोड़ दिया, ट्वाइस द एज ऑफ ए सन, 3 साल बाद बेटे की एज होगी y प्लस 3, उसका डबल और उसमें 10 ज्यादा जोड़ दिया। पीछे से चले अपन, ट्वाइस द एज ऑफ द सन पर 3 साल बाद, 3 साल बाद बच्चे की एज होगी y प्लस 3, उसका डबल कर दिया, ट्वाइस करने को बोला था और 10 बढ़ा दिया। ये अपनी इक्वेशन नंबर 2 हो गई। आई होप इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट नहीं होगा। ये दोनों इक्वेशन तुमने बना ली, अब इसको सॉल्व कर लेना। जो मेथड अच्छी लगे, एलिमिनेशन, सब्स्टिट्यूशन। यहाँ पे x की वैल्यू डायरेक्ट दिख रही है तो मैं सीधे पुट कर दूं क्या, x की वैल्यू क्या है 3y प्लस 3, पहली इक्वेशन से दूसरी में x की वैल्यू पुट कर दी, 3y प्लस 3 बराबर 2y प्लस 6 प्लस 10। मेरे भाई देखना, ये 3 और 3 6 हो रहा है, ये 6, तो देखिए पूरा खत्म हो जाएगा, 6 - 6 0, इधर बुलाया, y बराबर ये आ गया 10, मतलब बेटे की उम्र कितनी है 10 साल। और कभी बेटे की उम्र 10 साल है तो पिताजी की उम्र कितनी है, x बराबर बेटे की उम्र रख दो, y की वैल्यू 10 प्लस 3, ये आ गया मेरे भाई 33 ईयर्स के पापा है और बेटा 10 साल का है। कितने आराम से इत्मीनान के साथ क्वेश्चनों को निपटा पा रहे हो। ये अपन ने लगाया सब्स्टिट्यूशन, पहले वाले में x की वैल्यू y के टर्म्स में लिखी थी, उसको दूसरे में सब्स्टिट्यूट कर लिया, यहाँ से y की वैल्यू निकल गई, क्योंकि ये 6 बनता है, 6 - 6 0 हो जाता है, इस 2y को इधर बुलाया, y बराबर 10 आ जाए। क्लियर है, कैलकुलेशन आ रहा है ना, ऊपर से तो कुछ नहीं जा रहा है, नहीं जाएगा। उड़ान वालों को तो बातें समझ में आ रही होगी, जो बाहर वाले बच्चे हुए हैं कभी तुमको लग रहा है यार ये कैसे धमाधम कर रहे हैं क्वेश्चन, भाई लेक्चर देखो आप ना, 30 मिनट का माइंड मैप भी देख सकते हो, या वॉरियर में पूरा डिटेल में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल मैंने पढ़ाया है ना। सारी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल है, सारी चीजें यूट्यूब पे अवेलेबल है, आप देखोगे आपको चीजें समझ में आने लग जाएगी, बहुत आसान है। CBSE 2016 करने के तरीके समझ में आ गए। ये 2 डिजिट नंबर का क्वेश्चन है ना। इसके बाद एक क्वेश्चन और बचा है, बस एक क्वेश्चन और बचा, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के जितने भी पॉसिबल क्वेश्चन CBSE पूछता है मैंने सारे आपके सामने लाके रख दिए हैं। अब तुम ये मत बोलना कि कौन से क्वेश्चन करने, भाई यही क्वेश्चन कर लो, 90 नंबर तो फिक्स है। क्लियर है, जो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज में क्वेश्चन हो रहे हैं इनमें से फंसेंगे क्वेश्चन और ये तुम बोलोगे। देखो भैया, क्योंकि यार पेपर बनता किस में से, दो चीजों में से, बार बार बोलता हूं, NCERT प्लस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन।
ये तो एकदम करके ही जाने हैं और सैंपल पेपर भी कर लेना नए पैटर्न के। बस ये दो बातें कभी तुमने कर ली तो तुम्हारे नंबर कोई तुमसे नहीं छीन सकता। देख भाई 2 डिजिट नंबर है। अब 2 डिजिट नंबर में दो बातें होती है। 2 डिजिट नंबर में दो बातें होती क्या क्या होती है? एक यूनिट प्लेस होती है, एक टेंस प्लेस होती है। तो लेट द यूनिट प्लेस मतलब वंस की प्लेस है ना, बी एक्स एंड टेंस प्लेस बी वाई। तो नंबर क्या हो जाएगा मेरे भाई? कभी टेंस प्लेस y है और यूनिट प्लेस x है, जैसे कोई भी नंबर है 24 जिसकी टेंस प्लेस पे 2 होता है, यूनिट प्लेस पे 4 होता है, तो नंबर कैसे लिखते? टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई करते प्लस वंस प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो जो नंबर होगा वो हो जाएगा 10y प्लस x, क्योंकि टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई, यूनिट प्लेस को, ये नंबर हो जाएगा आपका जो आपको चाहिए। अब सवाल को देखो मेरे भाई, सवाल क्या कह रहा है? अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। ये 2 डिजिट नंबर है। 10y प्लस x जो 2 डिजिट नंबर है वो 4 टाइम्स है सम ऑफ इट्स डिजिट। ये पहली इक्वेशन आपके सामने तैयार हो गई। इट इज ऑल्सो इक्वल टू 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट। जो 2 डिजिट नंबर है 10y प्लस x वो 3 टाइम्स द प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट के बराबर है, 3 टाइम्स xy के बराबर है। फाइंड द नंबर। अब देखो भाई इसमें क्वाड्रेटिक बनेगी, तुम्हारे सामने बनाता हूं। पहले ये इक्वेशन 1 हो गई, ये इक्वेशन 2 हो गई। वापस से तुम देख लो, जो 2 डिजिट नंबर है वो 4 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट के बराबर है और वो 2 डिजिट नंबर 3 टाइम्स प्रोडक्ट ऑफ द डिजिट के बराबर है। क्लियर है? ये टेंस प्लेस पे x है, टेंस प्लेस पे y है, यूनिट प्लेस पे x है। नंबर आपने लिख दिया 10y प्लस x। अच्छा, इसका रिवर्स नंबर कभी रिवर्स करना होता तो नंबर क्या होता है? 10x प्लस y। टेंस प्लेस की जगह यूनिट प्लेस आ गई, यूनिट प्लेस की जगह टेंस प्लेस आ गई, तो रिवर्स वाला नंबर कैसे लिखते हैं? बस यहाँ पे यूनिट प्लेस पे y हो जाता, इधर x हो जाता, तो नंबर लिखते 10x प्लस y। तो ये रिवर्स नंबर ऑब्टेन्ड हो जाता है। इस क्वेश्चन में रिवर्सिंग वाला नहीं पूछा, ये वाला पूछा। ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब देखो मेरे भाई, ये बातें आपके सामने लिखी है 10y प्लस एक्स, 10y प्लस एक्स। देखो दोनों का LHS सेम है तो दोनों का RHS को सेम कर सकता हूं, बिल्कुल कर सकता हूं। तो 4x प्लस वाई बराबर क्या हो जाएगा गुरु? 3xy। क्लियर? एकदम आराम से, है ना, एकदम आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। अब यहां पे तुम देखो, यहां पे तुम कभी देखो तो तुमको एक चीज समझ में आ रही होगी, है ना, तुमको एक चीज समझ में यहाँ पे आ रही होगी। जैसे कि मैं इसको ऐसे कभी देखता हूँ, इसी इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व करता हूँ तो यार है 10y प्लस एक्स बराबर 4x प्लस 4y। x और y का एक रिलेशन निकाल लेता हूँ इससे। तो यहाँ पे यह आया 6y, क्योंकि देखो 10y में से 4y गए तो यह आ जाएगा 6y और यह आ जाएगा 3x। यहाँ पे आ गया x बराबर 2y। एक रिलेशन आ गया कि x की वैल्यू 2y के बराबर है। मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन लगा रहा हूं मैं, यहाँ पे x की वैल्यू मैंने y के टर्म में निकाल ली पहले वाले में, तो x बराबर 2y रख दो, जहां जहां x है वहां वहां 2y चिपका दो। देखो भैया, जहां जहां x है वहां वहां 2y चिपका दो। ये देखो 12y हो गया और ये 6y स्क्वायर हो गया। इस y से ये y कैंसिल हो गया, y बराबर 2 हो गया और y का भी 2 है तो x आपका 4 हो गया। सॉल्व करने में कोई दिक्कत नहीं है सर। पहली वाली इक्वेशन में x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल ली, दूसरे में पुट कर दिया, तो यार x बराबर 4 आ रहा है, y बराबर 2 आ रहा है, तो जो नंबर है यहां पुट कर दो। टेंस प्लेस कितनी आई? 2 और यूनिट प्लेस कितनी आई? 4। 24 आपका नंबर ऑब्टेन्ड हो गया। आप देख भी सकते हो, अ 2 डिजिट नंबर इज 4 टाइम्स सम ऑफ द डिजिट। देखो 4 प्लस 2 6 इंटू 4 24 ही बन रहा है और इन दोनों का प्रोडक्ट 8 3 24 ही होता है। तो यार 24 आपका रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा। आई होप सबका आ गया है। तो क्वेश्चनों को करने का आसान तरीका है, केवल तुमको अंग्रेजी समझ के क्वेश्चनों की इक्वेशन बनानी है और तुमको मचाना है।
कभी किसी नंबर की यूनिट प्लेस एक्स है, टेंस प्लेस वाई है, तो नंबर को लिखोगे ऐसे ही ना। दुनिया का कोई भी 2 डिजिट नंबर है, मान ले 72, तो टेंस प्लेस पे 7 है, यूनिट प्लेस पे 2 है। लिखने का तरीका, टेंस प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर, यूनिट प्लेस को 1 से मल्टीप्लाई कर, तो वही तरीके से आपने लिख दिए नंबर को। यही सोचने वाली बात थी, कभी ये क्लिक है ना, तो क्वेश्चन बहुत आसान लगेगा। बस ये एरिया वाला एक और वैरायटी इसमें होती है जिसको आपको देखना है। एरिया में क्या पूछता है, जैसे एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल, अब ये कोई रेक्टेंगल मैंने बना दिया, ठीक। अब ये कह रहा है यार एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल रिड्यूसेस बाय 160 मीटर स्क्वायर। इसमें भी लेंथ होगी क्योंकि डायमेंशन ऑफ रेक्टेंगल पूछा है, तो मान ले लिख देना है अंग्रेजी में कि लेट द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड विड्थ बी वाई। तो एरिया क्या हो गया मेरे भाई, एक्स वाई। क्लियर। अब देख, द एरिया ऑफ रेक्टेंगल रिड्यूसेस बाय, अब एरिया कभी रिड्यूस करा मैंने, एक्स वाई था उसको रिड्यूस करा बाय 160 मीटर स्क्वायर, है ना। एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल रिड्यूसेस बाय 160 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज इंक्रीज्ड बाय 5 मीटर, लेंथ को इंक्रीज कर दिया 5 मीटर से, और विड्थ को रिड्यूस कर दिया 4 मीटर से। क्योंकि इधर लिखा है एरिया, तो उधर भी लेंथ इंटू विड्थ लिखना पड़ेगा। ये एरिया लिखा है ना आपने, एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल रिड्यूसेस बाय 160 मीटर स्क्वायर। ओके, यहां पे होता है रिड्यूसेस टू 160 मीटर स्क्वायर, मतलब रिड्यूस हो गया 160 पे। ये लिखा है रिड्यूसेस बाय, मतलब जो भी एरिया था, एरिया अभी क्या है एक्स वाई, कभी मैं लेंथ को एक्स मानता हूं, विड्थ को वाई मानता हूं, तो एरिया होगा एक्स वाई। क्योंकि एरिया का फॉर्मूला होता है एल इंटू बी, एल तुमने ले लिया एक्स वाई, ये आ गया एरिया। अब एरिया रिड्यूसेस बाय 160 मीटर स्क्वायर, कभी लेंथ को इंक्रीज करा 5 मीटर से, विड्थ को डिक्रीज करा 4 मीटर से। कभी इसकी लेंथ को मैं डिक्रीज कर देता हूं 10 मीटर से, है ना, और विड्थ को इंक्रीज कर देता हूं 2 मीटर से, तो जो एरिया है वो डिक्रीज हो जाता है 100 मीटर स्क्वायर से। तो भैया 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लोगे क्या, बताओ। 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल सॉल्व कर लोगे। दोनों इक्वेशन तुम्हारे सामने हैं। कभी लेंथ को डिक्रीज करूंगा, अरे यार लेंथ को डिक्रीज करना था 10 मीटर से, मैंने 5 से ही करा है, यहाँ पे 10 से डिक्रीज करने को बोला है। लेंथ को डिक्रीज करो 10 से और विड्थ को इंक्रीज करो 2 से, तो एरिया डिक्रीज होगा 100 से। तो ये आपकी इक्वेशन 1 हो गई, ये आपकी इक्वेशन 2 हो गई। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। देख तेरे सामने कर रहा हूं। पहली इक्वेशन है एक्स वाई माइनस 160, इसको ओपन करेंगे तो ये आएगा एक्स वाई माइनस 4x प्लस 5y माइनस का 20। अब मेरे भाई एक्स वाई से एक्स वाई गया, सेम मैनर में इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा एक्स वाई माइनस 100 बराबर एक्स वाई, है ना, प्लस 2x माइनस 10y माइनस का 20। तो यहाँ पे भी आपका एक्स वाई से एक्स वाई गया। अब यार ये जो 2 इक्वेशंस बन रही है, इसको कभी ध्यान से देखूं तो यार ये माइनस 160 है बराबर माइनस का 4x है प्लस 5y है, और यार ये माइनस का 20 बचा। और इधर देखूं तो ये बन रहा है माइनस का 100 और ये बन रहा है प्लस का 2x माइनस का 10y और माइनस का 20। अब देखिए माइनस 20 को इधर भेजूंगा तो ये प्लस का 20 हो जाएगा, और माइनस 160 में कभी प्लस का आएगा तो ये माइनस का 140 हो जाएगा। इसी तरीके से माइनस 20 को इधर भेजूंगा तो ये प्लस का 20 हो जाएगा, और माइनस 100 में प्लस 20 गया तो ये आ जाएगा माइनस का 80। अब यार यहाँ पे एलिमिनेशन लगा सकता हूँ, x का कोफिशिएंट -4 है, इधर +2 है, तो मेरे भाई इधर कभी मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक। तो यार ये क्या बन रहा है 4x माइनस 20y बराबर माइनस 160, है ना। अब ये तेरी इक्वेशन 1 है, ये तेरी इक्वेशन 3 है। एक में से तीन को जोड़ दे, डायरेक्ट जोड़ेगा तो x एलिमिनेट हो जाएगा और ये आ जाएगा तेरा माइनस का 15y, है ना, और ये तेरा आ जाएगा, सीधे जोड़ूंगा तो ये आ जाएगा माइनस का 300। देखो मेरे भाई y बराबर आ गया तेरा, तुम्हारे सामने मैंने किया, y बराबर कितना आ गया 20।
और y कभी 20 आ गया तो पुट करेगा तो x की वैल्यू आ जाएगी, ये आया 20 मीटर में, यूनिट लगाना मत भूलना भाई लोग। y आया 20 मीटर में, अब इक्वेशन में रख दो, -140 बराबर -4x प्लस 5 इंटू 20, ये हो जाएगा 100 और पहुंचा दो उधर, तो ये हो गया माइनस का 240 बराबर माइनस का 4x। सॉल्व कर रहे हो ना, ये आ गया मेरे भाई x बराबर 60 मीटर। x आ गया होगा 60 मीटर और y आ गया होगा 20 मीटर। ये मैंने एलिमिनेशन मेथड से किया। मेरे पास ये दो इक्वेशन थी, इक्वेशन 1 और 2। अब यार x को एलिमिनेट करना था, तो यहाँ पे x का कोफिशिएंट -4 है, यहाँ 2 है, तो मैंने सेकेंड वाली को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। पूरी इक्वेशन को जब मैं 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये -160 हो जाएगा, ये 4x हो जाएगा और ये माइनस का 20y हो जाएगा। अब पहली और दूसरी को जोड़ दूँ तो -140 और -160 जोड़ा है ये, तो -300 आएगा और -4x प्लस 4x खत्म हो जाएगा, प्लस 5y -20y माइनस का 15y आएगा, कटेगा, y बराबर 20 आएगा। आराम से करना, गलती नहीं होगी। तो तुम्हारा मेरे ख्याल से आ गया होगा, डायमेंशन ऑफ अ रेक्टेंगल पूछा था तो लेंथ अपन ने क्या माना था, x विच इज 60 मीटर और विड्थ दैट इज 20 मीटर। ओके, क्लियर है? कभी एरिया भी पूछ लेते तो इन दोनों का मल्टीप्लाई दैट इज 1200 मीटर स्क्वायर। आई होप सारी बातें आप लोगों को समझ में आई होगी। तो मेरे एंड से पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल भी खत्म हो गया है। पर कभी अभी भी तुमने अपना गोल नहीं बनाया है तो भाई अचीव करना बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। कितनी भी स्ट्रैटेजी बना दो, कितनी भी प्लानिंग कर लो, जब तक तुम एग्जीक्यूट नहीं करोगे तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। देखो, टॉप करने का एक ही, देखो यार, आपको बस सीधी मैं बात बताऊं कि यार टारगेट कभी 95% है तो बिना पढ़ाई करे तो अचीव ही नहीं हो सकता। तो इसको हासिल करने के लिए हार्डवर्क करना पड़ेगा, स्टडी डेली करनी पड़ेगी और अब लगकर पढ़ाई करनी है। कभी अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है तो यार मन लगा के पढ़ाई करते रहो, मचाते रहो। हम आप लोगों के साथ खड़े हैं एग्जाम तक। जो भी आपको चीज चाहिए, जो भी वीडियो आपको चाहिए, कमेंट करके बताओ। कमेंट आपके देखे जा रहे हैं। आप लोगों का साथ एग्जाम में जब तक आप फोड़ोगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं आप लोगों का साथ। तो मुस्कुराते रहो, मन लगा के पढ़ाई करते रहो, मचाते रहो। दुआओं में याद रखना। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।